हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम तिष्ट धारा जनित्र का पार्ट नंबर 9 देखेंगे, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यानी यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, योक स्थापित की जाती है, बी, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, सी, फील्ड वाइंडिंग्स स्थापित की जाती है और डी, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित किए जाते हैं दोस्तों? पोल शूज स्थापित किए जाते हैं और पोल पर दोस्तों फील्ड कोइल से स्थापित की जाती है और पोल के साथ जो जुड़ा हुआ क्षेत्रफल वाला भाग है वो पोल शूज कहलाता है। यानी यह भाग फील्ड कोइल को पोल पर फंसाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है सामान्यतः? तो वो होता है दोस्तों 1 ओम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड का दोस्तों कम से कम 100 ओम होता है, यानी 100 ओम से अधिक होता है फील्ड का प्रतिरोध दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है, यानी लैप वाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं किसी जनरेटर में। ऑप्शन ए, अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, बी, कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, सी, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और डी, कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, लैप वाइंडिंग अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए स्थापित की जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लैप वाइंडिंग दोस्तों आर्मेचर के लिए पोल की संख्या तथा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या बराबर होती है। और अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करें तो दोस्तों वो कम करंट व अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग की जाती है। यानी अगर वेव वाइंडिंग का पूछता तो इसका जो ऑप्शन डी दे रखा है वो राइट होता। क्वेश्चन नंबर 84। 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनित्र के समांतर पथों की संख्या होगी। लैप वाउंड जनित्र के बारे में पूछा है तो दोस्तों समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। 4 पोल वाला जनरेटर है, सिंप्लेक्स लैप वाउंड है, तो समांतर पथों की संख्या दोस्तों इसमें 4 होगी। यानी जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी दोस्तों, यानी ए बराबर पी। अगर वेव वाइंडिंग की बात करता तो वेव वाइंडिंग में दोस्तों समांतर पथों की संख्या 2 होती, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होता। तब दोस्तों किसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उसे ईएमएफ समीकरण कहते हैं। और वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है ईबी यानी बैक ईएमएफ फाई जेड एन पी बटा 60A। यह दोस्तों लैप वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 5 फ्लक्स होता है, जेड चालकों की संख्या होती है, एन घूर्णन गति होती है और पी पोल की संख्या होती है। और अगर वेव वाइंडिंग का पूछता तो 60 की जगह 120 कर देते, क्योंकि दोस्तों समांतर पथों की संख्या 2 होती है वेव वाइंडिंग में और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आएगा। दोस्तों, डीसी जंतर गतिज प्रेरित यानी गतिज प्रेरित ईएमएफ बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 85। किसी जनित्र के बरसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाएगा, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा, लोड करंट घट जाएगा, प्रेरित वोल्टेज घट जाएगा। तो दोस्तों अगर लोड करंट का मान बढ़ जाएगा तो किसी जनित्र के जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बरसों में वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, लोड द्वारा बढ़ने का तात्पर्य है कि लोड का मान बढ़ना, अर्थात जब लोड बढ़ेगा तब बर्स का वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन ए, क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, बी, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, सी, अनंत होना चाहिए और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त ईएमएफ पैदा करने के लिए जो शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध है वो क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए दोस्तों शंट फील्ड प्रतिरोध का वह अधिकतम मान जिस पर कोई डीसी शंट जनित्र विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है क्रिटिकल प्रतिरोध कहलाता है।
यदि इस प्रतिरोध का मान क्रिटिकल सीमा में अधिक कर दिया जाए तो फील्ड कॉइल में से पर्याप्त मात्रा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी ईएमएफ पैदा कर सकता है। ऑप्शन ए सीरीज, बी शंट, सी कंपाउंड, डी पृथक उत्तेजित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पृथक उत्तेजित जनरेटर। यह बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी ईएमएफ उत्पन्न कर सकता है। तो यह दोस्तों क्यों कर सकता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड कॉइल होती है उसको बैटरी या अन्य किसी डीसी स्रोत से बाह्य परिपथ द्वारा विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है, या जो इसकी फील्ड कॉइल होती है, क्षेत्र वाइंडिंग होती है, उसको बाह्य परिपथ से उत्तेजित किया जाता है। दोस्तों इस प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर बड़े जनित्रों में ही किया जाता है। छोटे जनित्र उसमें दोस्तों इसका जो यानी पृथक उत्तेजित वाली जो विधि है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए, बी शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, सी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए, डी शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो उसकी फील्ड वाइंडिंग जो शंट फील्ड होती है उसको कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देते हैं। दोस्तों बैटरी से संयोजित करने से क्या होता है कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो फिर से उत्पन्न हो जाता है और फिर हमारा जनित्र ईएमएफ उत्पन्न करने लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है उसका समाप्त होना प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन ए भारी ओवरलोडिंग, बी गंभीर शॉर्ट सर्किट, और सी जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, यानी बिना काम में लिए हुए रखना। ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों किसी भी डीसी जो स्व उत्तेजित जनित्र होता है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त होने का जो प्रमुख कारण वो ये तीनों है, यानी ऑप्शन बी, ए, बी, सी तीनों राइट होंगे। ए बी सी राइट होने के कारण इसका जो ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों ये राइट होंगे, यानी भार ओवरलोडिंग के कारण भी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, गंभीर शॉर्ट सर्किट के कारण भी, और जनित्र को लंबे समय तक प्रयोग में न लेने के कारण भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 है। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। स्थिर यानी जो लेवल वोल्टेज है उसके लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, बी शंट जनित्र, सी सीरीज जनरेटर, और डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो दोस्तों स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जनित्र है वो दोस्तों शंट जनित्र है। अगर सीरीज जनित्र की बात करें तो इसका प्रयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। कम्युलेटिव जनित्र का प्रयोग लंबी दूरी की सप्लाई के लिए किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है। डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। ऑप्शन ए आई ए बराबर वी माइनस ई बटा आर ए, बी आई ए बराबर ई बटा आर ए, सी आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, डी आई ए बराबर आई एल माइनस आई एस एच। दोस्तों शंट जनित्र में क्या होता है कि जो लोड करंट और जो शंट करंट होती है वो दोनों जुड़ जाती है, और वो दोनों जुड़ने के बाद आर्मेचर करंट के बराबर होती है, यानी आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, बी इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, डी उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। असंतृप्त पोल पर पूछा गया है दोस्तों, तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए वी चुंबकन, बी चुंबकन, सी क्रॉस चुंबकन, डी अचुंबकन। दोस्तों असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी क्रॉस चुंबकन। दोस्तों किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस चुंबकन होगा। जनित्र के जो ब्रशों को आर्मेचर की घूर्णन दिशा में आगे की ओर खिसका कर लगाने से जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो कम हो जाएगा, यानी दोस्तों आगे की ओर हम खिसका कर ब्रशों को लगाते हैं इसमें दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 दे रखा है कि किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। ऑप्शन ए घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, बी घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, सी उत्तरी ध्रुव के समान, डी दक्षिणी ध्रुव के समान।
दोस्तों किसी भी डीसी जनरेटर में जो प्रयुक्त इंटरवल होते हैं उनकी ध्रुवता कैसी होती है, तो वो होती है दोस्तों घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। दोस्तों इंटरपोल को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है और इस जो इंटरपोल में जो वाइंडिंग की जाती है वो मोटे तार कम टर्नों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है, यानी जो इंटरपोल का संयोजन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, बी आर्मेचर के समांतर में, सी लोड के श्रेणी में, डी लोड के समांतर में। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बताया आपको, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। दोस्तों जनरेटर के दो मुख्य पोल्स के बीच स्थापित किया गया अतिरिक्त पोल इंटरपोल कहलाता है। बड़े आकार के जनरेटर में इंटरपोल स्थापित करने में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों तथा स्पार्किंग को कम किया जाता है। यानी जो इंटरपोल स्थापित किए जाते हैं उसका मुख्य जो कारण है वो क्या है? एक तो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके प्रभाव को कम करना और दूसरा स्पार्किंग को कम करना। क्वेश्चन नंबर 96, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए। ऑप्शन ए ज्यामितीय उदासीन अक्ष यानी जीएनए पर, बी चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए पर, सी जीएनए तथा एमएनए के मध्य में और डी कहीं भी। तो दोस्तों उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को एमएनए पर यानी चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एमएनए पर। दोस्तों इस प्रभाव के कारण आर्मेचर के घुमाव की दिशा में एमएनए जीएनए से फाई अंश खिसक जाती है तथा एमएनए खिसक जाने के कारण ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त रहेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ और चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, सी अंडर कंपाउंड जनरेटर और डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लंबी पारेषण लाइन के लिए किसी भी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? हम ओवर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों यदि किसी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज बढ़ाव शंट फील्ड में हुए वोल्टेज ड्रॉप से अधिक रहता है तो वह ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। दोस्तों आगे देखते हैं इसका वक्र देखें तो दोस्तों इसका वक्र इस तरह से बनता है और अधिक लोड लगाने पे इसका वोल्टेज गिर जाता है। 98 देखते हैं, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है, यानी जो रेगुलर जनरेटर काम करता है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध कम हो जाता है तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, बी आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, सी जनरेटर के चारों ओर की वायु का शुष्क होना और डी जनरेटर पर कम लोड संयोजित होना। तो दोस्तों जो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है दोस्तों आर्मेचर तथा रोकर जो आर्म होता है उस पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों किसी डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक को बदल देने पर ही दिशा बदल जाती है। फील्ड आर्मेचर दोनों को एक साथ बदलने पर दोस्तों इसकी घूर्णन दिशा नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 99, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है उसका आउटपुट किस तरह से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए ई बराबर वी माइनस आई ए आर ए, बी ई बराबर वी प्लस आई ए आर ए, सी ई बराबर माइनस आई डी आई बटा डी टी और डी ई बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ई बराबर वी प्लस आई ए आर ए। अगर मोटर के केस में पूछता तो दोस्तों वो होता ई बराबर वी माइनस आई ए आर ए। दोस्तों इसमें जो ई है वो विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है, वी सप्लाई वोल्टेज को, आई आर्मेचर धारा को और आर ए आर्मेचर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, डीसी जनरेटर की दक्षता यानी इफिशियंसी होती है 60 से 80%, बी 70 से 80%, सी 85 से 95%, डी 100%। तो दोस्तों डीसी जनरेटर होता है उसकी दक्षता होती है जो 85 से 95% तक इसकी दक्षता होती है। दोस्तों ये दक्षता क्या होती है कि जनरेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और उसे प्रदान की गई इनपुट यांत्रिक शक्ति का अनुपात जनरेटर की दक्षता कहलाता है। दक्षता बराबर दोस्तों क्या होता है?
जो हमें आउटपुट में मिलती है वैद्युतिक शक्ति और जो आर्मेचर में उत्पन्न होती है वैद्युतिक शक्ति, उसका अनुपात ही दक्षता होती है, यानी नीटा बराबर VIL बटा EIA। दोस्तों अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें हम, तो ट्रांसफॉर्मर में दोस्तों 95 से 98% होती है। अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो दोस्तों उसकी दक्षता 100% होती है। तो दोस्तों ये आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और इस वक्त गर्मी में दोस्तों जैसे फ़ैन वगैरह भी हमें बंद करना पड़ता है ताकि आवाज़ ना हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।